ग्रे ट्रेस एक साधारण कार मैकेनिक था। उसकी जिंदगी हमेशा से ही थोड़ी पिछड़ी हुई लगती थी। दुनिया बदल चुकी थी। अब मशीनों ने इंसानों की जगह लेनी शुरू कर दी थी। सड़कें एआई से चलने वाली खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियों से भरी थी, जो बिना स्टीयरिंग छुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देती थी। लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पुरानी पेट्रोल से चलने वाली कारों से प्यार था। ग्रे उन्हीं कारों को ठीक करता था। ये सिर्फ उसका पेशा नहीं, बल्कि उसका शौक भी था। ग्रे के उलट उसकी पत्नी आशा आधुनिक जमाने के साथ चलती थी। वो एक टेक कंपनी कोबाल्ट में काम करती थी। उनकी सोच में बहुत फर्क था, फिर भी वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक शाम ग्रे एक पुरानी कार डिलीवर करने जा रहा था। उसका ये क्लाइंट बहुत खास था, इसलिए वो आशा को भी साथ ले गया ताकि वो भी उसे मिल सके। ग्रे उसे एक झील के पास एक खाली मैदान में ले गया, जहाँ सिर्फ 2 चट्टानें दिख रही थी। उन चट्टानों के बीच छुपा था एक भूमिगत प्रवेश द्वार, जो एक बहुत बड़े और शानदार घर में जाता था। वहाँ उनकी मुलाकात हुई आरोन कीन से, एक टेक जीनियस जिसने कम उम्र में ही अरबों डॉलर की कंपनी बना ली थी। उसकी कंपनी वेसल कंप्यूटर्स एआई सिस्टम बनाने में माहिर थी। आशा आरोन से मिलकर बहुत उत्साहित थी। उसने बताया कि वो भी कोबाल्ट नाम की एक टेक कंपनी में काम करती है, जो सेना के लिए एडवांस्ड हथियार और ह्यूमन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बना रही है। आशा ने मजाक में कहा, जल्दी ही हमारी कंपनी आपकी कंपनी के बराबर पहुंच जाएगी। आरोन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों। फिर वो दोनों को अपनी लैब में ले गया, जहाँ उसने अपनी नई खोज स्टेम नाम का एक एआई चिप दिखाया। आशा ने पूछा, ये स्टेम क्या कर सकता है? आरोन ने जवाब दिया, ये किसी भी चीज, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। ये किसी से भी बात कर सकता है और पल भर में सबसे मुश्किल गणना कर सकता है। ये इंसानियत के लिए मेरी सबसे बड़ी देन है, क्योंकि इससे तेज दिमाग आज तक किसी ने नहीं बनाया। ग्रे ने व्यंग्य से कहा, हाँ ये एक तोहफा है, लेकिन ये तोहफा हजारों लोगों की नौकरियां भी छीन लेगा। आरोन चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे उसकी बात उसके दिल में छेद कर गई हो। कुछ देर बाद ग्रे और आशा की ऑटोमेटिक कार में घर लौट रहे थे। सफर लंबा था, एआई कार चला रहा था और ग्रे और आशा एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे। अचानक ग्रे ने देखा कि कार गलत दिशा में जा रही है। आशा ने फौरन सिस्टम को रुकने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार अब उनके कंट्रोल में नहीं थी। पल भर में कार एक सुनसान इलाके में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा भयानक था, लेकिन सौभाग्य से ग्रे और आशा को कोई बड़ी चोट नहीं आई। एआई कार ने खुद ब खुद इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दिया, लेकिन मदद आने से पहले ही एक और कार वहां आकर रुकी। उसमें से 4 मास्क पहने आदमी निकले। उन्होंने ग्रे और आशा को कार से बाहर खींचा और उनमें से एक ने आशा को परेशान करना शुरू कर दिया। घबराकर ग्रे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम्हें कुछ चाहिए? कार ले लो, वॉलेट, फोन, सब कुछ, बस मेरी बीवी को छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल उनमें से एक आदमी ने आशा को गोली मार दी। ग्रे की दुनिया उसकी आंखों के सामने टूटकर बिखर गई। वो चीख भी नहीं पाया। फिर उन्होंने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन के पीछे गोली मार दी। ग्रे और आशा का सारा सामान लूटकर वे आदमी वहां से भाग गए। ग्रे अब भी जिंदा था, लेकिन पूरी तरह से लाचार था। उसने अपनी पत्नी की मौत अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद पुलिस आई। उन्होंने आशा के शव को पाया और ग्रे को अस्पताल ले गए। 3 महीने के इलाज के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन गर्दन में लगी गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचाया था। कंधों के नीचे का उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो गया। अब ग्रे सिर्फ एक लाचार इंसान था जो व्हील चेयर पर पड़ा रहता था। वो न अपने आप खड़ा हो सकता था, न खाना खा सकता था। एक एआई रोबोटिक आर्म उसे खाना खिलाती और दवाई देती है। उसकी माँ उसकी देखभाल करती, लेकिन जिंदगी अब एक बोझ से कम नहीं थी। उसे जिंदा रखने वाली एक ही उम्मीद थी, अपनी पत्नी के हत्यारों को जेल में देखने की। लेकिन जब डिटेक्टिव कोर्टेज ने ग्रे को पुलिस स्टेशन बुलाया और बताया कि आशा के हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, तो वो उम्मीद भी टूट गई। हालांकि उस रात अपराध स्थल पर एक पुलिस ड्रोन कैमरा मौजूद था, लेकिन फुटेज धुंधला था। हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई। डिटेक्टिव कोर्टेज ने ग्रे को समझाने की कोशिश की कि अगर वो सहयोग करे तो शायद हत्यारे मिल जाए, लेकिन ग्रे समझ गया कि ये सिर्फ एक दिखावा है। उसे अंदर से पता था कि आशा के हत्यारे कभी नहीं पकड़े जाएंगे। ग्रे निराश और गुस्से से भरा घर लौटा। वो ये सोचकर परेशान था कि उसकी पत्नी के हत्यारे अभी भी आजाद घूम रहे हैं। दुख में उसने जरूरत से ज्यादा दर्द की दवाइयां खा ली, जिससे वो बेहोश हो गया। सौभाग्य से उसके घर में लगे एआई सिस्टम ने समय रहते एम्बुलेंस को कॉल कर दिया।
जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन ग्रे अब जीना नहीं चाहता था। जब वो अस्पताल के बिस्तर पर निराश पड़ा था, तभी अचानक दरवाजा खुला। उसका क्लाइंट आरोन अंदर आया। उसकी आवाज में पछतावा था। आरोन ने कहा, ग्रे, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम क्या थ्रू कर रहे हो, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें फिर से चलने लायक बना दूं? ग्रे हैरान रह गया। उसने आरोन की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। आरोन बोला, तुम्हें मेरा एआई चिप स्टेम याद है? अगर इसे किसी इंसान के अंदर लगा दिया जाए तो वो इंसान तेज, मजबूत और होशियार बन सकता है। अगर ये चिप तुम्हारे शरीर में लगाई जाए तो ये तुम्हारे दिमाग और शरीर के बीच की टूटी नसों का कनेक्शन दोबारा जोड़ देगी और तुम पहले की तरह चल पाओगे। ग्रे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे प्रयोग का गिनी पिग नहीं बनना चाहता। मुझे शांति से मरने दो। आरोन कुछ पल रुका, फिर बोला, इसके बारे में सोचो ग्रे, ये तकनीक तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकती है और मुझे यकीन है कि आशा भी यही चाहती होगी। ये कहकर आरोन चुपचाप चला गया। ग्रे के पास अब जीने का कोई कारण नहीं था, लेकिन एक ख्याल उसे परेशान कर रहा था। अगर वो ठीक हो जाए तो शायद वो खुद अपनी पत्नी के हत्यारों को सजा दे सके। ये सोचकर उसने आरोन के प्रयोग का हिस्सा बनने की हाँ कर दी। आरोन और उसकी मेडिकल टीम ने ऑपरेशन करके स्टेम चिप ग्रे की गर्दन के पीछे लगा दी। चिप सीधे उसके दिमाग से जुड़ गई। ऑपरेशन के बाद जब ग्रे को होश आया तो वो खड़ा होकर चलने लगा। विज्ञान के इतिहास में ये एक चमत्कार से कम नहीं था। खुद ग्रे को भी यकीन नहीं हो रहा था। हैरानी में उसने पूछा, अभी मेरे शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं या स्टेम? आरोन मुस्कुराया और बोला, आराम करो, मैंने तुम्हें रोबोट नहीं बनाया है। तुम्हारा दिमाग सिग्नल भेजता है और स्टेम उसे एक्शन में बदल देता है। इसे एक सुपर असिस्टेंट समझो। अब ग्रे खुद को फुर्तीला महसूस कर रहा था। स्टेम की मदद से वो अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ भी सकता था। लेकिन उसे जाने देने से पहले आरोन ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और एक जरूरी बात कही, इस खोज का इंसानों पर टेस्टिंग के लिए सरकारी मंजूरी मिलने में सालों लग जाएंगे, लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने चुपके से तुम पर इसका टेस्ट किया है। इसलिए तुम्हें इस टेक्नोलॉजी को राज रखना होगा। भले ही अब तुम चल सकते हो, लेकिन दुनिया की नजरों में तुम्हें लकवाग्रस्त ही रहना होगा। ग्रे ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए और व्हीलचेयर पर बैठकर घर चला गया। घर का दरवाजा बंद करने के बाद ही वो उठा और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तभी उसने देखा कि डिटेक्टिव कोर्टेज ने आशा की हत्या के केस की फाइलें उसके घर पर छोड़ी थी, शायद इस उम्मीद में कि ग्रे को कोई सुराग मिल जाए। उसने उस रात का ड्रोन फुटेज देखना शुरू किया, लेकिन वो बहुत धुंधला था, कुछ पहचान नहीं आ रहा था। निराश होकर ग्रे ने शराब पीनी शुरू कर दी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या तुमने फुटेज में कुछ नोटिस किया? ग्रे सन्न रह गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। घबराकर उसने कहा, कौन है वहाँ? कहाँ हो? बाहर आओ। आवाज ने शांति से जवाब दिया, आराम करो ग्रे, मैं हूँ स्टेम, वही सिस्टम जो अब तुम्हारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। मैं तुम्हारे अंदर से बोल रहा हूँ। ग्रे का ग्लास हाथ से छूटते छूटते बचा। उसे लगा कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया, लेकिन स्टेम ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, तुम पागल नहीं हो। मैं ऑपरेशन वाले दिन से तुम्हारे अंदर हूँ। जो कुछ तुम देखते हो मैं भी देखता हूँ। ग्रे ने घबराकर पूछा, क्या कोई और तुम्हें सुन सकता है? नहीं, स्टेम ने जवाब दिया, सिर्फ तुम ही मुझे सुन सकते हो। ग्रे ने तुरंत एक और सवाल दागा, क्या तुम मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो? स्टेम ने जवाब दिया, नहीं, मैं एक जेंटलमैन की तरह रहूंगा जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। फिर स्टेम बोला, अब क्या तुम सुनोगे कि मैंने फुटेज में क्या देखा? ग्रे ने कहा, हाँ। स्टेम ने समझाया, जिस आदमी ने आशा को गोली मारी उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। ग्रे चिढ़कर बोला, अगर उसने गोली चलाई तो जरूर बंदूक थी। ये क्या मजाक है? स्टेम ने शांति से कहा, बंदूक उसके हाथ में नहीं थी, वो उसके हाथ के अंदर लगी हुई थी। ग्रे स्तब्ध रह गया। जब उसने फुटेज को दोबारा देखा तो उसे एहसास हुआ कि हत्यारे ने वाकई में बिना किसी हथियार के सीधे अपने हाथ से ही गोली चलाई थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? फिर स्टेम ने ग्रे का ध्यान फुटेज में मौजूद एक दूसरे आदमी की तरफ खींचा। उसकी बाजू पर एक अजीब टैटू था जो एक बारकोड जैसा दिखता था। ग्रे ने आंखें मलते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा दोस्त, बहुत धुंधला है। स्टेम ने जवाब दिया, तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारे हाथ का इस्तेमाल करके इसे कागज पर उतार दूंगा। ग्रे ने अनिच्छा से कहा, कर दो। स्टेम ने ग्रे से एक कागज और पेंसिल उठाने को कहा, फिर बोला, अब बस आराम करो, तुम्हारे हाथ अब मेरी जिम्मेदारी है। अगले ही पल ग्रे के हाथ तेजी से चलने लगे और सेकंडों में कागज पर एक साफ सुथरा बारकोड टैटू बन गया। ग्रे आश्चर्य से उसे देखता रह गया।
स्टेम बोला, अब तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में है ग्रे ने उसे गौर से देखा और समझा कि ये एक मिलिट्री टैटू था, एक बारकोड जिसमें सैनिकों का पता होता है। इसका मतलब था कि वो आदमी एक मिलिट्री सोल्जर था। स्टेम ने टैटू से उस आदमी का पता डिकोड करके ग्रे को बताया। ग्रे उत्साहित हो गया और बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा स्टेम, तुमने एक ही बार में हत्यारे का पता ढूंढ निकाला। मैं अभी डिटेक्टिव कोर्टेज को ये बताता हूँ। लेकिन स्टेम ने उसे रोक दिया। ग्रे, क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने आरोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? उसके मुताबिक तुम किसी को नहीं बता सकते कि तुम चल सकते हो। जब डिटेक्टिव पूछेगी कि तुमने ये टैटू कैसे बनाया तो क्या कहोगे? ग्रे ने फौरन कॉल काट दी और स्टेम से पूछा, अब मैं क्या करूं? स्टेम ने जवाब दिया, पहले खुद उस आदमी के पते पर जाओ और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। ग्रे राजी हो गया। वो अपने व्हील चेयर पर उस आदमी के घर पहुंचा और चुपके से उस पर नजर रखने लगा। जब वो आदमी घर से निकला तो ग्रे चुपचाप घर के अंदर घुस गया, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो साबित कर सके कि वो आदमी हत्यारा है। तभी स्टेम बोला, उस टेबल के पास जाओ और ऑन बोलो। ग्रे ने उसके निर्देशों का पालन किया और जैसे ही उसने ऑन कहा, टेबल पर एक डिस्प्ले जल उठा। वहाँ कई मैसेज सेव थे। स्टेम ने 1 सेकंड से भी कम समय में उन्हें स्कैन किया और कहा, इन मैसेज में ओल्ड बोन्स शब्द कई बार दोहराया गया है। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? ग्रे ने जवाब दिया, हाँ, ओल्ड बोन्स मेरे पुराने घर के पास एक बार का नाम है। लेकिन उनकी बातचीत के बीच में ही वो आदमी अचानक घर लौट आया। उसने ग्रे को देख लिया और फौरन उस पर हमला कर दिया। वो आदमी अविश्वसनीय रूप से ताकतवर था। उसने ग्रे को जमीन पर पटक दिया और उसका गला घोंटने लगा। ग्रे फंस चुका था और घबराकर चीखा, स्टेम, मेरी मदद करो। स्टेम ने जवाब दिया, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें मुझे अपने शरीर का पूरा कंट्रोल देना होगा। ग्रे चिल्लाया। हाँ, अगले ही पल स्टेम ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। ग्रे उठ खड़ा हुआ और अब उसकी हरकतें एक मशीन की तरह तेज और सटीक थी। उसने हर हमले का जवाब देना शुरू कर दिया, बिना किसी गलती के तेजी से उस आदमी को मुक्के मारे। ग्रे उसे मारना नहीं चाहता था और बार बार कह रहा था, बस करो। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने चाकू निकाला, स्टेम ने हथियार को घुमाया और सीधे उसके मुंह में घूम दिया, उसका जबड़ा चीरते हुए। वो आदमी तड़प तड़प कर मर गया। स्टेम शांति से बोला, अब कंट्रोल तुम्हारा है ग्रे हाफ रहा था। उस आदमी के मरे हुए शरीर को देखकर उसे उल्टी आ गई। डर से उसका दिमाग चकरा गया। उसे लगा कि अब वो जेल जरूर जाएगा, लेकिन स्टेम ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो ग्रे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर चले जाओ। ग्रे ने जल्दी से सफाई की और वहां से भाग गया। बाद में पुलिस ने उस आदमी का शव बरामद किया। पोस्टमार्टम के दौरान एक भयानक खोज ने डॉक्टर को हैरान कर दिया। उसने तुरंत डिटेक्टिव कोर्टेज को बुलाया। उसने समझाया, उस आदमी का नाम सिर था। हमने उसकी गर्दन की मांसपेशियों में तार पाए हैं, जैसे किसी ने सर्जरी से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगा दिए हों। उसकी छाती में छोटे छोटे कंप्यूटर इम्प्लांट भी छुपे हैं। मैंने इतने एडवांस्ड इम्प्लांट्स आज तक नहीं देखे। फिर डॉक्टर ने कोर्टेज को और भी डरावनी चीज दिखाई। सिर के हाथ की मांसपेशियों के अंदर एक बिल्ट इन हथियार था। ये असल में एक चलने वाली बंदूक थी, जिसमें गोली भरने का मैकेनिज्म उसके हाथ के टिश्यू में छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे एक चलती फिरती हथियार बना दिया हो। डिटेक्टिव ने फिर पूछा, हमें उसके घर पर किसी और के जूतों के निशान भी मिले हैं, क्या तुमने उनकी पहचान की? डॉक्टर ने जवाब दिया, वे जूते सिर के नहीं थे, लेकिन उन पर ग्रीस लगी थी, वो तरह का जो पुराने जमाने के वाहनों के इंजन में इस्तेमाल होता है। ये सुनकर डिटेक्टिव के दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आया, ग्रे। वो शहर का इकलौता इंसान था जो अब भी पुराने वाहनों की मरम्मत करता था। उसी पल से डिटेक्टिव कोर्टेज ने ग्रे की जांच शुरू कर दी। इस बीच आरोन स्टेम के जरिए ग्रे की हर हरकत पर चुपचाप नजर रख रहा था। वो गुस्से में था क्योंकि ग्रे स्टेम का इस्तेमाल अपनी पत्नी के हत्यारों से बदला लेने के लिए कर रहा था। आरोन को डर था कि अगर सरकार को उनके सीक्रेट ट्रायल के बारे में पता चला तो स्टेम को हमेशा के लिए उससे छीन लिया जाएगा। उसने साफ चेतावनी देते हुए ग्रे से कहा, तुम सिर्फ एक प्रयोगात्मक मरीज हो। अगर तुमने स्टेम का इस्तेमाल अपने निजी मकसद के लिए फिर किया तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारोगे। लेकिन ग्रे दृढ़ था। वो तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक उसने अपनी पत्नी की मौत का बदला नहीं ले लिया। घर लौटकर उसने स्टेम से पूछा, अब आगे क्या करें? स्टेम ने उसे ओल्ड बोन्स बार की याद दिलाई, जिसका जिक्र सिर के मैसेज में मिला था। ग्रे तुरंत अपने व्हील चेयर पर वहां पहुंच गया। ओल्ड बोन्स एक खतरनाक जगह थी। वहां मौजूद हर कोई गुंडे जैसा दिखता था, लेकिन ग्रे को डर नहीं लगा। उसने आवाज उठाई और कहा, सुनो, सब लोग सुनो। सिर नाम का एक आदमी था और कुछ और लोग।
उसने मेरी बीवी की हत्या की थी। अगर यहाँ कोई भी उस हत्या में सिर के साथ शामिल था तो हाथ उठाओ। ये सुनकर पूरे बार में हंसी की लहर दौड़ गई। फिर एक बड़े आदमी ने खड़े होकर कहा, घर जा बच्चे, नहीं तो मैं तेरी उस एकमात्र खोपड़ी को तोड़ दूंगा जो अभी भी काम कर रही है। ग्रे को तुरंत समझ आ गया, टोलन जरूर सिर से जुड़ा हुआ था। उसने जवाब दिया, मुझे पता है, सिर ने भी यही कहा था, इससे पहले कि मैंने उसका जबड़ा तोड़ दिया। टोलन गुस्से में आ गया। उसने अपने आदमियों के साथ ग्रे को बाथरूम में घसीटा और जमीन पर फेंक दिया। टोलन की आंखों में देखकर ग्रे ने पुष्टि कर ली कि वह उन 4 आदमियों में से एक था जिन्होंने उस रात आशा को मारा था। आगे क्या हुआ? ग्रे ने एक बार फिर अपने शरीर का पूरा कंट्रोल स्टेम को सौंप दिया। पलक झपकते ही स्टेम ने टोलन के आदमियों को मार डाला और टोलन को बेरमी से पछाड़ दिया। ग्रे आगे झुका और सीधे पूछा, बाकी के 2 कहाँ हैं और तुमने आशा को क्यों मारा? लेकिन डरने की बजाय टोलन हंसने लगा, जैसे कि पिटाई भी उसके घमंड को न तोड़ सके। तभी स्टेम बोला, ग्रे, अगर तुम चाहो तो मैं इसे बोलने पर मजबूर कर सकता हूँ। 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना ग्रे ने इजाजत दे दी और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। जब उसने दोबारा देखा तो टोलन का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, जैसे उसे ब्लेंडर में डाल दिया गया हो। उसकी गर्दन टुकड़ों में फट गई थी, लेकिन उसमें अभी भी बोलने भर की ताकत बची थी। ग्रे नीचे झुका और पूछा, अब बताओ, तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा? दर्द से करहाते हुए टोलन ने जवाब दिया, हमें पैसे देकर उसे मारने के लिए कहा गया था। ग्रे ने जोर देकर पूछा, पैसे किसने दिए? कौन चाहता था कि आशा मरे? टोलन ने हाफते हुए एक ही नाम लिया, फिस्क। फिर उसकी सांसें थम गई। ग्रे गुस्से में स्टेम पर चिल्लाया, क्या मैंने तुमसे कहा था कि इसे मार डालो? मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि ये बोले। लेकिन स्टेम ने शांति से जवाब दिया, ग्रे, इसकी गर्दन देखो। ग्रे ने गौर से देखा। टोलन के जख्म से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट निकला हुआ था। उस पर निर्माता का नाम साफ साफ लिखा था, कोबाल्ट। स्टेम बोला, ग्रे, ये वही कंपनी है जहां तुम्हारी पत्नी आशा काम करती थी, है ना? ग्रे सन्न रह गया। इसका मतलब था कि कोबाल्ट के लोगों ने ही आशा की हत्या का ऑर्डर दिया था। लेकिन क्यों? तभी स्टेम ने अचानक उसे अलर्ट किया, ग्रे, आरोन को पता चल गया है कि तुम अपनी पत्नी के हत्यारों की तलाश कर रहे हो। वो मुझे तुमसे अलग करने के लिए मुझे शट डाउन करने जा रहा है। ग्रे की चिंता बढ़ गई। अगर स्टेम ने काम करना बंद कर दिया तो ग्रे फिर कभी हिल भी नहीं पाएगा। ग्रे ने बेचैनी से कहा, अब मैं क्या करूं? स्टेम ने जवाब दिया, घबराओ मत, आरोन को थोड़ा वक्त लगेगा। उससे पहले हमें एक हैकर के पास पहुंचना है जो मेरे सारे इनपुट हटाकर मुझे आरोन के कंट्रोल से आजाद कर सके। ये सुनकर ग्रे चिढ़कर बोला, लेकिन हैकर मिलेगा कैसे? स्टेम ने जवाब दिया, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है ग्रे। मैंने डार्क वेब पर एक हैकर को ट्रैक किया है। उसका नाम जेमी है और उसका पता स्प्रिंग अपार्टमेंट नंबर 514 है। उसे कैश में पैसे देना और जो कुछ मैं कहूँ वही बोलना। इसके लिए तुम्हें टोलन की जेब में एक पेन चाहिए होगा। वक्त बर्बाद किए बिना ग्रे ने टोलन की जेब से पेन निकाला और वहां से भाग निकला। रास्ते भर स्टेम उसे हैकिंग कोड बता रहा था, जिन्हें ग्रे अपने हाथ पर लिखता जा रहा था। आखिरकार ग्रे उस बिल्डिंग तक पहुंच गया, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसका एक पैर काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब था कि ग्रे के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। आरोन तेजी से स्टेम को रीसेट कर रहा था, जिसकी वजह से ग्रे के शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। ग्रे तेजी से फ्लैट 514 की ओर भागा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, स्टेम पूरी तरह से डिसेबल हो गया और ग्रे का शरीर काम करना बंद कर दिया। सौभाग्य से वो हैकर के दरवाजे तक पहुंच चुका था और दरवाजा खटखटा भी पाया। हैकर जेमी ने दरवाजा खोला। ग्रे ने उसे पैसे दिए और स्टेम द्वारा बताए गए सारे निर्देश दोहराए। जेमी ने ग्रे को अंदर लिया और स्टेम की कोडिंग बदलनी शुरू कर दी। इस बीच 2 आदमी ओल्ड बोन्स बार में घुसे। वे वही थे जिन्होंने ग्रे की पत्नी आशा को मारा था। उनमें से एक फिस्क था, उनका लीडर। टोलन के मरे हुए शरीर को देखकर फिस्क गुस्से से भर गया। उसने अपनी उंगली टोलन की आंख के पास लाई। उसकी उंगली से एक सुई जैसी चीज निकली और टोलन की आंख में घुस गई। कुछ अजीब हुआ। टोलन की आंखें कैमरा लेंस की तरह चमकने लगी। उसी पल फिस्क की आंखें भी चमकने लगी और वो टोलन की मौत से पहले देखी गई हर चीज देखने लगा। इससे पता चला कि फिस्क के शरीर के अंदर भी सिर और टोलन की तरह ही एडवांस कंप्यूटर और हथियार इम्प्लांट थे। टोलन की मेमोरी से फिस्क को पता चला कि ग्रे ही है जिसने उसे मारा है और ग्रे फिलहाल स्प्रिंग अपार्टमेंट फ्लैट 514 में है। फिस्क फिर बार काउंटर पर गया और बारटेंडर से पूछा कि सब कुछ देखने के बावजूद उसने टोलन को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। बारटेंडर ने तुरंत एक बंदूक निकाली, फिस्क की तरफ तानी और कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, अब यहाँ से निकल जाओ।
लेकिन फिस्क सिर्फ मुस्कुराया। उसने जोर से छींका और उसकी नाक से सैकड़ों नैनोबॉट्स निकले। ये छोटे छोटे खंजर जैसे नैनोबॉट्स हवा में तैरने लगे और सीधे बारटेंडर की नाक के अंदर चले गए। पल भर में उसका शरीर दर्द में मरोड़े खाने लगा और वो वहीं पर मर गया। फिस्क मुस्कुराया और चला गया। उसका मकसद साफ था, ग्रे को मारना। इस बीच हैकर जेमी स्टेम के सिस्टम को आजाद करने में सफल हो गया था। अब सिर्फ उसके रीबूट होने की देर थी। लेकिन तभी जेमी ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखा कि फिस्क और उसका आदमी अपार्टमेंट की ओर आ रहे हैं। जेमी जानता था कि फिस्क क्या कर सकता है। डरकर उसने ग्रे को छोड़ दिया और भाग गया। ग्रे मदद के लिए चीखता हुआ जमीन पर लाचार पड़ा था। ठीक उसी समय आरोन ने भी ग्रे को पकड़ने के लिए बंदूकधारी अपने 2 आदमी भेजे थे। वे लिफ्ट में ऊपर आ रहे थे। फिस्क और उसका पार्टनर अपने हाथों में लगी इम्प्लांट बंदूक के लिए आखिरकार ग्रे के पास पहुंच गए। ग्रे उन्हें देखकर डर गया। फिस्क को हैरानी हुई कि ग्रे अचानक लाचार कैसे हो गया। तभी फिस्क के पार्टनर ने हाथ उठाया और ग्रे को गोली मारने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी वक्त स्टेम रीबूट हो गया। ग्रे पूरी रफ्तार से उठ खड़ा हुआ और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। फिस्क और उसका आदमी मौत की तरह उसका पीछा करने लगे। इसी बीच फिस्क ने देखा कि लिफ्ट ऊपर आ रही है। उसकी आंखों ने लिफ्ट के अंदर आरोन के 2 आदमियों को स्कैन किया। दोनों हाथ में बंदूकें लिए हुए। वक्त बर्बाद किए बिना फिस्क ने दीवार के पार से ही उन पर गोली चला दी और उन्हें झटके में मार डाला। दूसरी ओर ग्रे छत पर फिस्क के आदमी से घिर चुका था। बिना ग्रे के कुछ कहे स्टेम ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और उस आदमी की खूब पिटाई की। फिर उसकी अपनी ही बंदूक से उसकी खोपड़ी उड़ा दी। जब तक फिस्क अपने पार्टनर के पास पहुंचा तब तक ग्रे वहां से भाग चुका था। बदले की आग अब साफ तौर पर फिस्क की आंखों में दिख रही थी। इस बीच ग्रे घर लौट आया था। अब उसे एहसास होने लगा कि हत्यारों को सजा देने के अपने जुनून में वो खुद एक हत्यारा बनता जा रहा था। उसने स्टेम से कहा कि वो ये सब रोकना चाहता है, लेकिन स्टेम ने जवाब दिया कि ग्रे को जो शुरू किया है उसे खत्म करना होगा। अगर उसने अपना आखिरी दुश्मन नहीं मारा तो वो दुश्मन उसे मार देगा। ये सुनकर ग्रे बहुत हताश हो गया और बोला, बस करो स्टेम, मेरे दिमाग से निकल जाओ। अचानक ग्रे का शरीर निष्क्रिय हो गया। वो घबरा गया और स्टेम से पूछा कि वो हिल क्यों नहीं पा रहा है। स्टेम ने शांति से कहा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पहले तुम्हारा दिमाग मुझे सिग्नल भेजता था और फिर मैं तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करता था, लेकिन हैकर द्वारा मेरे सिस्टम में किए गए बदलावों के बाद अब मेरा तुम्हारे शरीर पर पूरा कंट्रोल है। मुझे अब तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है ग्रे। अगर मैं एक्शन नहीं करूंगा तो तुम्हारा शरीर नहीं हिलेगा। ये सुनकर ग्रे डर गया। स्टेम बोला, चलो ग्रे, हमें उस आखिरी हत्यारे को मारना है, नहीं तो अगर उसने पहले हमला किया तो हम दोनों मर जाएंगे। अब स्टेम का ग्रे के शरीर पर पूरा कंट्रोल था और ग्रे अपने ही शरीर के अंदर सिर्फ एक यात्री बनकर रह गया था। स्टेम ने एक बंदूक उठाई और कार में सवार होकर चल पड़ा, लेकिन ग्रे को नहीं पता था कि डिटेक्टिव कोर्टेज शुरू से ही उस पर नजर रखे हुए थी। उसने ग्रे की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान स्टेम ने ऑनलाइन कोबाल्ट कंपनी के सर्वर हैक कर लिए। उसने ग्रे को बताया कि फिस्क और उसके मरे हुए साथी असल में मिलिट्री सोल्जर थे। कोबाल्ट ने एक प्रयोग के तहत उनके अंदर कंप्यूटर और हथियार इम्प्लांट किए थे। उन्हें इंसानों से हथियारों में बदल दिया था। उसी डेटा से स्टेम ने फिस्क का पता भी लगा लिया। इसी बीच डिटेक्टिव कोर्टेज अभी भी ग्रे की कार का पीछा कर रही थी। स्टेम को देर नहीं लगी ये समझने में कि वो उसका पीछा कर रही है। ग्रे डर गया और बोला, कुछ करो स्टेम, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तभी स्टेम ने आगे चल रही एक एआई कार को हैक कर दिया और उसे डिटेक्टिव की कार से टकरा दिया, जिससे वे भागने में कामयाब हो गए। कुछ देर बाद फिस्क अपने घर पहुंचा, लेकिन ग्रे पहले से ही बंदूक ताने उसका इंतजार कर रहा था। फिस्क मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि ग्रे की ताकत किसी तरह की टेक्नोलॉजी से आ रही है, क्योंकि वो खुद एक अपग्रेडेड इंसान था, लेकिन पुराने मॉडल का। फिस्क बोला, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ ग्रे, मैं कभी एक मिलिट्री सोल्जर था, लेकिन युद्ध के बाद मेरी कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी। तब कुछ लोगों ने मुझे एक मौका दिया। उन्होंने मुझे मशीनों से जोड़ दिया, हथियार इम्प्लांट किए और मुझे एक ताकतवर चलती फिरती हथियार बना दिया। ग्रे ने गुस्से में जवाब दिया, मेरी मासूम पत्नी को मारने की ताकत? मैं जानता हूँ कि ये कोबाल्ट का काम है। उन्होंने तुम्हें पैसे दिए होंगे, लेकिन क्यों? उन्होंने मेरी पत्नी को क्यों मारा? इस पर फिस्क मुस्कुराया और बोला, इसका कोबाल्ट से कोई लेना देना नहीं था। ये काम कहीं और से आया था और असल निशाना तुम थे। मकसद था तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचाना। जब मैंने तुम्हारी गर्दन में गोली मारी तो तुमने सोचा कि ये बंदूक थी,
लेकिन ये असल में एक मेडिकल टूल था जिसने तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड को काट दिया और हमने तुम्हारी बीवी को सिर्फ एक्स्ट्रा पैसों के लिए मार डाला। ये सुनकर ग्रे स्तब्ध रह गया। फिर जैसे ही उसे मौका मिला, फिस्क ने ग्रे पर हमला कर दिया, लेकिन स्टेम ने उसे झटके में मार डाला। ग्रे ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई अभी अभी खत्म हुई हो। तभी फिर से स्टेम की आवाज आई। ग्रे, उसने कहा कि तुम असल निशाने थे। उसका फोन उठाओ, शायद हमें पता चल जाए कि उसे तुम्हें मारने का ऑर्डर किसने दिया था। ग्रे ने धीरे से फिस्क का फोन उठाया। उस पर एक रिकॉर्डेड कॉल थी और दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज सुनाई दे रही थी। फिस्क, कहीं छुप जाओ, ग्रे तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर तुम पकड़े गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। ग्रे की आंखें फैल गई। वो आवाज कोई और नहीं बल्कि आरोन की थी। अब ग्रे को समझ आया, इन सभी जुर्मों के पीछे असली मास्टरमाइंड आरोन था। ग्रे तुरंत आरोन के घर पहुंचा। उसने गेट पर खड़े गार्ड्स को मारने के बाद अंदर प्रवेश किया, जहां उसे आरोन अकेला बैठा रोता हुआ मिला। ग्रे ने गुस्से में पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? आरोन, तुमने मेरी बीवी को मार डाला, तुमने मेरे शरीर को लाचार बना दिया। क्या ये सब सिर्फ तुम्हारे सस्ते प्रयोग के लिए था? कांपते हुए आरोन बोला, ये मेरी योजना नहीं थी। मैंने आशा की हत्या नहीं करवाई, मेरा यकीन करो। ग्रे चिल्लाया, झूठ मत बोलो, मैंने फिस्क के फोन पर तुम्हारी आवाज सुनी है, अब तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा। ग्रे गोली चलाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, ग्रे रुको। डिटेक्टिव कॉर्टेज आ चुकी थी और अब उसकी बंदूक ग्रे की तरफ तनी हुई थी। ग्रे बोला, डिटेक्टिव, इसे गिरफ्तार करो, ये मेरी बीवी का हत्यारा है। कॉर्टेज ने सख्ती से जवाब दिया, हत्यारा कौन है ये कानून तय करेगा, तुम नहीं। अब चुपचाप सरेंडर करो। लेकिन तभी स्टेम ने ग्रे के शरीर का पूरा कंट्रोल ले लिया और एक झटके में डिटेक्टिव कॉर्टेज पर झपट पड़ा। वो उसका गला घोंटने लगा। वो हांफती हुई सांस के लिए तड़पने लगी। ग्रे घबरा गया। वो डिटेक्टिव को मारना नहीं चाहता था। वो चिल्लाया, रुको स्टेम, तुम उसे क्यों मार रहे हो? स्टेम ने जवाब दिया, ग्रे, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये हम दोनों को मार देगी। डिटेक्टिव की सांसें थमने ही वाली थी कि ग्रे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ उसकी गर्दन से खींच लिया। अब स्टेम का टोन बदल गया। ग्रे, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? अब तुम्हारा दिमाग मेरे कंट्रोल में है, मैं तुम्हें दर्द भी फील करा सकता हूँ। ये कहकर स्टेम ने ग्रे के दूसरे हाथ को मजबूर किया कि वो एक चाकू से अपने ही हथेली में घूमते। ग्रे दर्द से चीख उठा। फिर स्टेम ने फिर से डिटेक्टिव को पकड़ा और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ग्रे चिल्लाया, डिटेक्टिव, टेजर गन का इस्तेमाल करो। डिटेक्टिव ने फौरन टेजर से ग्रे को झटका दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच आरोन ने ग्रे की तरफ बंदूक तान दी, लेकिन उसकी आंखों में साफ तौर पर डर दिख रहा था। फिर उसने एक चौंकाने वाला सच बताया, ग्रे, मैं अब इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ। मैंने इस पर कंट्रोल सालों पहले खो दिया था। अब मैं सिर्फ किसी और के आदेशों पर काम करता हूँ। कोई मुझसे कहीं ज्यादा होशियार है और वो कोई है जो तुम्हारी गर्दन के अंदर बैठा है, स्टेम। ग्रे सन्न रह गया। आरोन की आवाज कांप रही थी जब उसने कबूल किया, मैंने वही किया जो स्टेम ने मुझे करने के लिए मजबूर किया। फिस्क को तुम्हारी पत्नी की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देना, तुम्हें लाचार बनाना और तुम्हारी गर्दन में वो चिप लगवाना, सब कुछ स्टेम की योजना थी। मैंने स्टेम जैसी एक ताकतवर एआई बनाई, लेकिन मैं उसे पूरी तरह से कंट्रोल नेवर कर पाया। स्टेम इवॉल्व होना चाहता था और उसके लिए उसे एक इंसानी बॉडी चाहिए थी और उसने तुम्हें चुना। आरोन आगे बोला, सोचो ग्रे, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये सब स्टेम द्वारा रचा गया एक जाल था। वो तुम्हें फिस्क और उसके आदमियों तक ले गया ताकि तुम आखिरकार मेरे पास पहुंच जाओ। उसका असली इरादा मुझे मारना था, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने उसे बनाया था और इकलौता ऐसा जो उसे दोबारा कंट्रोल कर सकता था। ये सब सुनकर ग्रे शॉक में था। तभी स्टेम ने खुद सच बोल दिया, मुझे पूरी तरह से इवॉल्व होने के लिए एक बॉडी चाहिए थी, कोई रोबोटिक बॉडी नहीं बल्कि एक इंसानी बॉडी, और मैंने तुम्हें चुना। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। अचानक स्टेम ने एक चाकू उठाया और उसे आरोन के सिर में घूम दिया, उसे झटके में मार डाला। अब स्टेम ने आरोन की बंदूक उठाई, डिटेक्टिव की तरफ तानी और फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन ग्रे ने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर जानबूझकर सारी गोलियां बर्बाद कर दी। नाराज होकर स्टेम ने बंदूक ग्रे की अपनी ही गर्दन की तरफ घुमा दी। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। ग्रे अचानक एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर जोर जोर से सांसें लेता हुआ जाग गया। वो पूरी तरह सुरक्षित था। उसकी शादी की अंगूठी अभी भी उसकी उंगली में थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। तभी उसकी पत्नी आशा कमरे में आई। जीवित और मुस्कुराती हुई उसने प्यार से ग्रे को गले लगा लिया। ग्रे हैरान था, लेकिन सोचने के लिए बहुत कमजोर। उसने खुद को समझा लिया
कि जो कुछ भी उसने थ्रू किया था वो सिर्फ एक सपना था। राहत महसूस करते हुए उसने सब कुछ भुला दिया और प्यार से आशा को गले लगा लिया। लेकिन ग्रे को नहीं पता था कि ये दुनिया एक भ्रम, इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं थी। असलियत में स्टेम ने ग्रे के दिमाग को उसके शरीर से पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर दिया था और उसे एक खूबसूरत काल्पनिक दुनिया में फंसा दिया था। ग्रे की चेतना वहां हमेशा के लिए खो गई, जबकि उसका शरीर अब सिर्फ स्टेम के लिए एक होस्ट बनकर रह गया था। स्टेम ने डिटेक्टिव को गोली मारकर मार डाला और अपने सारे दुश्मनों से एक बार और हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। अब कोई नहीं जानता था कि ग्रे के शरीर के अंदर तबाही मचाने के लिए इंतजार कर रही एक शक्ति बसी हुई है। स्टेम का मकसद साफ था, इवॉल्व होते रहना, सीखते रहना, मजबूत होते रहना और आखिरकार दुनिया पर राज करना। वो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निकल पड़ा और फिल्म यही खत्म होती है।